देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। संजय निरुपम का सुनील प्रभु पर जोरदार पलटवार। कहा, अगर मेरे साथ अपराधी घूम रहे हैं तो आप आमदार हैं, उन लोगों को जेल भिजवाइए। मुंबई। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन जब यह आरोप सीधे एक विधायक और एक पूर्व सांसद के बीच हो तो यह और भी दिलचस्प हो जाता है। इसलिए राजनीति के दांव पेच में जब आरोप सामने आते हैं तो माहौल गर्म हो जाता है। मुंबई के दिंडोशी में भी इन दिनों एक नया विवाद गरमाया हुआ है। विवाद है वन विभाग की जमीन पर बसे लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाना। हर दिन दिंडोशी में एक न एक नेता के बयान से क्षेत्र में खबरों का गलियारा गरमा जाता है। कुछ इसी अंदाज में पहले तो विधानसभा चुनाव के बाद वन विभाग के लोगों के लिए संजय निरुपम ने अडानी का फॉर्म भरवाने की शुरुआत की थी, जिसके बाद सुनील प्रभु ने एक सभा में आरोप लगाया कि संजय निरुपम के इस फॉर्म भरवाने के कारण कोर्ट से घर तोड़ने का नोटिस आ रहा है। इसके बाद संजय निरुपम कहां पीछे हटते, उन्होंने भी उसी स्कूल में सभा लेकर सुनील प्रभु पर कड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि सुनील प्रभु ने इन आरोपों को कड़ा जवाब दिया। जब हमारी टीम उनसे बातचीत के लिए पहुंची तो उन्होंने कहा कि संजय निरुपम के साथ माफिया, पानी बिजली चोर, मर्डर और वांटेड अपराधी घूम रहे हैं। इसके बाद संजय निरुपम ने हमारी टीम से वापस संपर्क किया और प्रभु के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय निरुपम ने सीधे शब्दों में कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे वांटेड, मर्डरर्स और बिजली पानी के चोर घूम रहे हैं। आप दिंडोशी क्षेत्र के आमदार हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन अपराधियों के नामों का खुलासा करें और तुरंत पुलिस को सूचित करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजें। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है। निरुपम ने यह भी कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी दिंडोशी के डोंगर में गरीबों को घर नहीं मिल पाए और सुनील प्रभु जैसे लोग उनके लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में पानी और बिजली के लिए मोटी रकम लेकर अवैध तरीके से पानी और बिजली दी जा रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आमदार उन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा कि सबसे बड़े माफिया तो आमदार साहब ही हैं। उनके माफिया बनने का सबसे बड़ा सबूत है कि जिस पठानवाड़ी के मुस्लिम वोटों से वह चुन कर आए, उसी क्षेत्र में हमारे एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने हमारे जन्मदिन पर बधाई का एक बैनर लगवाया। इसके बाद आमदार साहब ने बीएमसी में शिकायत करके उस कार्यकर्ता का दुकान तोड़वा दिया। यह पूरी घटना साबित करती है कि आमदार साहब माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को माफिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हारने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जबकि सुनील प्रभु अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ माफियाओं को मदद दे रहे हैं। संजय निरुपम ने सुनील प्रभु के बारे में यह भी कहा कि विधानसभा में भाषण देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर आप वाकई जनता के लिए कुछ काम करना चाहते तो बिल्डरों की फाइल लेकर दौड़ने के बजाय गरीबों के लिए दौड़ते, तो आपके दिंडोशी क्षेत्र के लोगों को भी सुविधाएं मिल गई होती और मुझे यह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह देखना बाकी है कि इस बयान के बाद सुनील प्रभु की प्रतिक्रिया क्या होती है और यह राजनीतिक विवाद किस दिशा में जाता है। हम तो आखिरी में यही कहेंगे कि दिंडोशी के वन विभाग की इस जंग में हर दिन एक नई कहानी है। लड़ाई है चल रही, लेकिन दोनों में जीत किसकी होगी यह देखना अभी दूर है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस खास बातचीत के दौरान पूर्व सांसद संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव के दौरान सामान्य जो उत्तर भारतीयों के नेता बोले जाते हैं, फेरी वालों के नेता बोले जाते हैं, वन विभाग के नेता बोले जाते हैं, ऐसे संजय निरुपम जी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों से कहा था, वादा किया था कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मगर फिर भी जो यहाँ की समस्या है वन विभाग की, वो समस्या मैं सुलझाने का कोशिश करूँगा। उन चुनाव बीतने के बाद पराजय का मुंह देखना पड़ा, उसके बावजूद भी जब जनता ने उन्हें कहा कि आप अपना वादा पूरा किए, उन्होंने उस वादा को पूरा करने के लिए 22 दिसंबर को उन्होंने एक मीटिंग लिया और मीटिंग के दौरान घोषणा किया कि हम यहाँ के लोगों को लाइट और पानी और जो मूलभूत सुविधा है वो देने का काम करो। उसी दिन से जब शुरुआत उन्होंने किया और फार्म भरने किया, इस बिगुल बजाया, इस तरह से त्राह त्राह मच गया है। लोगों का तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये जब से फार्म भराया गया है तभी से वन विभाग ने नोटिस दिया, घर तोड़े जा रहे, इस तरह से पूरा युद्ध जैसा
चल रहा है, विपक्ष तरह तरह के आरोप लगाए, जैसा कि पिछले दिनों सुनील प्रभु साहब ने भी अप्पा पाढ़ा में कहा कि ये जो गुमराह करने का काम करे उसका उन्होंने प्रतिकार करते हुए पिछले दिनों संजय निरुपम साहब ने भी उसका जवाब दिया। आज वही जवाब को कल सुन करके मेट्रो दिनांक टीवी और वहाँ के जो भी पत्रकार उपस्थित थे सबने अपनी खबर दिखाई, अखबारों में छपने के बाद सुनील प्रभु ने पत्रकारों को फोन करके उसकी प्रतिक्रिया दिया। प्रतिक्रिया में उन्होंने तरह तरह से जो गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं सम्मानित संजय निरुपम साहब से। संजय निरुपम साहब, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सर, जिस तरह से इस तरह से जो आपने बीड़ा उठाया है, आमदार साहब का आरोप है कि आप ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, असंभव को संभव करने जाए तो कैसे संभव होगा, इसके बारे में क्या कहना सर? देखिए, एक बहुत पुरानी पंक्ति है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यह कोशिश है, एक प्रयास है, और यह प्रयास निराधार नहीं है। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक रेफरेंस देता हूं अपने हर भाषण में लोगों के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले जितने वैध नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिस कंपनी का काम बिजली सप्लाई करना है उसको बिजली देनी पड़ेगी, जिस एजेंसी का काम पानी सप्लाई करना है वो पानी देगी, जिस एजेंसी का काम टॉयलेट या सड़क बनाना उसको ये काम है कि वो सड़क बना के दे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह रखा है कि अगर सामने वाले लोग मांगते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आज तक डिंडोसी के डोंगर इलाके में जो वन विभाग की जमीन पर रहने वाले जो लगभग 8 से 10 हजार लोग हैं, उन लोगों ने कभी बिजली मांगी ही नहीं थी। तो मैंने चुनाव हारने के बाद जब लोगों ने मुझे याद दिलाया कि आपने कहा था कि भाई चुनाव हार जाएंगे तो भी हम आपके मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, आपके दुख में शामिल रहेंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो मैंने अदानी इलेक्ट्रिसिटी वालों को कहा कि साहब वहाँ लगभग 10,000 परिवार रहते हैं और आप उनको बिजली नहीं दे रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि वो अंधेरे में रहें? और वहाँ के जो रहने वाले लोगों की जो बहु बेटियाँ हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अगर आप कहते नहीं जी अंधेरे में नहीं रहें, तो दूसरा उपाय यह है कि उनको अवैध बिजली लेनी पड़ेगी, बिजली का अवैध कनेक्शन। तो क्या आप अवैध बिजली कनेक्शन के पक्ष में हैं? और जो अवैध बिजली कनेक्शन जो आज लोग ले रहे हैं अंधेरे से बचने के लिए, उन लोगों को 5 रुपये और 6 रुपये की यूनिट का जो बिजली होता है उसके लिए 20-20 रुपये, 25-25 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। गरीब लोग हैं। कोई आदमी डोंगर पर वन जमीन में पतरे के झोपड़े में शौक से नहीं रह रहा, एक मजबूरी के तहत रह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता उसका लोखंड वाला कांदीवली में फ्लैट होगा और फ्लैट भाड़े पे चढ़ा के वहाँ जाके झोपड़े में रह रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं। ये हम जो प्रशासन में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग हैं, हमारे लिए शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ये 10,000 परिवार है जिनको हम घर नहीं दे पाए, जो बेचारे मजबूरी में उन गलिच्छ बस्ती में जी रहे हैं। तो कम से कम जिस मजबूरी में कम से कम उनको बेसिक सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रेफर करते हुए मैंने अदानी वालों को बोला कि आप लोग इस काम को शुरू करिए। तो अदानी वालों ने यही कहा हमको कि जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देंगे तब तक हम किस आधार पर उनको बिजली दें, इसलिए मीटर के लिए एप्लीकेशन करवाए। इससे पहले भी बिजली के नाम पर उस इलाके में करोड़ों रुपए की वसूली हुई थी ना, वसूली करोड़ों रुपए की। और जिन लोगों ने वसूल किया था उसको मेरे से ज़्यादा वहाँ के लोग जानते हैं। मैंने कहा कि आपको एक भी पैसा भी नहीं देना, और कोई पैसा मांगे आपसे बिजली के नाम पे तो मुझे बता दीजिए। फ्री में मुफ्त एप्लीकेशन भरा गया है और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के हम लोगों ने किया। किसी के जेब से एक पैसा नहीं गया। जिन जिन ने एप्लीकेशन भरा उनके पास अदानी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से कंफर्मेशन आ गया कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, हम प्रोसेस कर रहे हैं, आगे जो भी होगा हम बताएंगे आपको। अब आगे की जिम्मेदारी अदानी की, अदानी इलेक्ट्रिसिटी की। उनको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, और कोर्ट में जाते समय उनको सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश की चर्चा करनी पड़ेगी, आदेश को याद दिलाना पड़ेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबको पानी दीजिए, बिजली दीजिए, बेसिक सुविधाएं दीजिए, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, वन जमीन नहीं देंगे। तो अब ऐसे में अदानी इलेक्ट्रिसिटी के पास एक ही रास्ता है कि साहब जब तक वो लोग वहाँ रह रहे हैं तब तक तो हम देंगे भी, हमको अनुमति दीजिए।
हाँ, जिस दिन आपको उनका घर तोड़ के कहीं शिफ्टिंग देनी होगी बता दीजिएगा, मीटर निकाल लेंगे। और ऐसा प्रेयर लेके कोर्ट में जाएंगे, सरकार के पास भी बैठेंगे, सरकार की ओपिनियन मांगेगी कोर्ट, और सरकार की तरफ से मानवता के दृष्टिकोण से सबको मदद करने का प्रयास शुरू किया जाएगा। तो ये एक मेरा अभिनव प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूं, उस कोशिश में ईश्वर के आशीर्वाद से कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन आमदार साहब जैसे लोग रोज रोज निगेटिव बातें करेंगे, रोज रोज दुष्प्रचार करेंगे, रोज रोज कहेंगे मैं गुमराह कर रहा हूं। गुमराह कैसे? गुमराह मतलब क्या होता है कि एक आदमी सही रास्ते पे चल रहा है, उसको हम गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मैं तो एक आदमी जो अंधेरे में है, एक आदमी जो अवैध बिजली ले रहा है, उसको सही बिजली देने का प्रस्ताव दे रहा हूं। ये गुमराह करना नहीं होता, मैं उसको सही रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि असंभव है। मगर सब सवाल ये भी उठता है कि जहाँ पे आप माफिया की बात कहें, जिसको उन्होंने तीखा प्रहार किया कि माफिया तो मेरे ऊपर जिस तरह से संजय निरुपम ने आरोप लगाया हो वो सरासर गलत है। माफिया तो उनके साथ घूम रहे हैं, चोर तो उनके साथ में घूम रहे हैं, मर्डरी उनके साथ में घूम रहे हैं। अगर हो तो वो एजेंसी लगा के जांच कराए कि किसके साथ में अपराधी किस्म के लोग। आप ये बताइए, पूरे डोंगर पे जो अवैध तरीके से बिजली और पानी सप्लाई करने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ आमदार साहब ने क्या एक्शन लिया है? क्या आज तक उनमें से किसी के खिलाफ कुछ शिकायत भी की है? क्या वो वहाँ के लोक प्रतिनिधि होने के नाते इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहाँ के लोगों का पानी और बिजली के नाम पे शोषण नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने कोई ऐसा अपनी तरफ से प्रयास किया? एक। दूसरी बात, माफिया का मतलब क्या होता है? जो देश के कानून से अलग हट करके अपना कानून चलाने की कोशिश करे। उसका डिफिनेशन मोटा मोटी तौर पर तो यही होता है। बड़ा हो गया तो बड़ा गैंग हो जाता है वो। तो सुनील, ये जो वहां के जो दिंडोसी के जो आमदार हैं, वो अपने आप में एक माफिया हैं। तमाम माफियाओं को संरक्षण देते हैं, और एक उनके माफिया होने का मैं सबूत देता हूं। पूरे दिंडोसी में आप जो ये जो कोर्ट है, दिंडोसी कोर्ट वाला जो रोड है, ओबेराय के सामने वाला रोड, उस रोड पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर किसी ने इसकी आमदार की बात नहीं मानी तो बीएमसी में फोन करके उसका स्ट्रक्चर तोड़वा देते। ये माफियागिरी नहीं है क्या? हमारा एक कार्यकर्ता है पठानवाड़ी में, जिस पठानवाड़ी के मुसलमानों के वोट पे जीत के वो आमदार बने, उस पठानवाड़ी में हमारे पास एक ही कार्यकर्ता है, फुरकान, जिसने इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे लिए कार्यालय खोला, और सिर्फ प्रेम और मोहब्बत की वजह से। हमारा कोई लेना देना नहीं आता। उस व्यक्ति ने खूब कोशिश की, उसको कामयाबी नहीं मिली, मुझे कामयाबी नहीं मिली। मेरे बर्थडे के दिन उसने अपने दुकान के ऊपर मुझे जन्मदिन की शुभकामना देते हुए होर्डिंग लगाई थी। आमदार साहब ने बीएमसी में फ़ोन करके बोला, इसने बहुत संजय निरुपम को बर्थडे की बधाई दी है, इसका दुकान तोड़ दो। उसकी दुकान तोड़वा दिया। क्या ये माफियागिरी नहीं है? और जिन मुसलमानों की वजह से तुम आज आमदार बने हो, उसी में से एक मुसलमान का तुम दुकान तोड़वा रहे हो। क्या ये न्याय है? आखिरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे साथ वांटेड लोग घूमते हैं। साहब, कौन वांटेड है आप बता दो। मर्डरी लोग भी आपके साथ। आता हूँ, पहले वांटेड पे आता हूँ। कौन वांटेड है बता दो। और अगर कोई वांटेड आदमी, पुलिस में वांटेड आदमी मेरे साथ घूमता है, तो लोकल एमएलए होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें और उस वांटेड आदमी को गिरफ्तार करवाएं। आप कानून को मदद करिए। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। आप एक सामान्य नागरिक नहीं है, वहां के लोक प्रतिनिधि हैं, और आपको लगता है कि संजय निरुपम के साथ कोई वांटेड आदमी घूम रहा है, तो निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस वांटेड की कंप्लेन करें, उसको गिरफ्तार करवाएं। और कोई मर्डरर है क्या हमारे साथ? कौन है साहब बता दो। अगर है तो आप जाइए, पुलिस में जाइए, कोर्ट में जाइए, उसको अंदर करवाइए। मगर जिसने पानी की चोरी की, लाइट की चोरी की, वो भी आपके साथ में घूम रहे हैं। कौन है? कौन पानी की चोरी करने वाला है? वहां पानी है कहां? वो तो सर पानी के बेचने का काम कर रहे हैं। जो समझे, जिस तरह से उनके ऊपर आपने गंभीर आरोप लगाए कि वो भाई ऐसा है, ऐसे वही माफिया आपके साथ में घूम रहे हैं। अच्छा, कोई भी नहीं हमारे पास। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पानी और बिजली का कोई धंधा करता हो। सच यह है कि पानी और बिजली का धंधा करने वाले लोग इनके लोग हैं, और पिछले चुनाव में उन लोगों ने दबा करके, जम करके इनके लिए काम किया, जिसकी वजह से जीते।
तो ऐसे माफिया तत्वों की मदद से ये चुनाव जीते हैं। और आज चूंकि उन माफिया तत्वों के धंधे पर मैं हमला कर रहा हूं, उनकी दुकान बंद करने की कोशिश में लगा हूं, इसलिए उन माफिया तत्वों के इशारे पर आमदार साहब मुझ पर हमला कर रहे हैं। आमदार साहब को तो खड़ा हो जाना चाहिए मेरे साथ। भाई संजय निरुपम, आप चुनाव हार गए, फिर भी हमारे क्षेत्र के मतदाताओं को आप मदद कर रहे हैं, उनको बिजली दिलाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, कम से कम आइए मैं आपके साथ हूं। आप जाके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं नहीं गुमराह कर रहा हूं, आप गुमराह कर रहे हैं कि चूंकि आप लोगों ने मीटर के लिए एप्लीकेशन दिया, जिससे कोर्ट नाराज होकर के आपका झोपड़ा तोड़ने के नोटिस दिलवाया, ये तो आपने गुमराह किया ना। अब रह गई बात पानी की, तो मैं बता देना चाहता हूं, आज ही मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग आई और बीएमसी के एक अधिकारी ने भेजी क्लिपिंग। महानगर पालिका के पास एक पॉलिसी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वाटर फॉर ऑल, सबको पानी मिलना चाहिए मुंबई में। अगर सबको पानी मिलना चाहिए तो डोंगर पर रहने वाले लोगों को पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप तो साहब बीएमसी के नगर सेवक रह चुके हैं, आप तो मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमेटी वगैरह के कुछ चेयरमैन थे, आपको ज्यादा नॉलेज रहना चाहिए, आप महापौर भी शायद थे, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वाटर फॉर ऑल पॉलिसी के तहत आप एक एक घर को पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? क्योंकि आपको पानी माफिया को संरक्षण देना है। मैं पानी दिलवाने का काम अब शुरू करूंगा और मैंने बीएमसी के अधिकारियों से बात की है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इतने सारे लोगों को पानी चाहिए तो आप पानी क्यों नहीं दे रहे? तो अब मैं पानी का एप्लीकेशन दिलवाना शुरू करूंगा और तब मैं चाहूंगा कि आमदार साहब उन गरीब लोगों के साथ खड़े रहें। उन्होंने तो कहा मैं गरीब के साथ 10 वर्षों से खड़ा था। विभाग में कितना एप्लीकेशन किया, भले नहीं वो वन विभाग का केंद्र सरकार या वो कोर्ट का हवाला दे करके नहीं डीपी रोड खोल रहे हो, दूसरी बात है, मगर आज भी मैं कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं। उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जिसके घर जल गए हैं उनके पास पुरावे जल गए, मगर अगर उनको न्याय वन विभाग नहीं देगा या उनका घर तोड़ने की कोशिश तो मैं पहली पंक्ति में मैं खड़ा रहूंगा। इस पर क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है। जो गरीब लोग हैं वो एक मजबूरी के तहत वहां पे रह रहे हैं और ऐसे किसी गरीब का घर टूटेगा तो बिल्कुल वहां के लोक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उन गरीबों के साथ खड़े रहें, उनका घर बचाएं, उनका आश्रय बचाएं, उनका आशियाना बचाएं। मैं भी खड़ा रहूंगा, मुझे भी खड़ा रहना चाहिए, भले मैं हार गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान के नाते एक मनुष्य पर कब कोई संकट आया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका खड़ा रहना। लेकिन ये उन गरीबों के साथ खड़े नहीं है, उन गरीबों का जो शोषण करने वाले लोग हैं ना, माफिया तत्व, उनके साथ खड़े, उनके साथ खड़े रहते हैं। मगर उनका ये भी कहना है कि जब भी मैं विधानसभा में एक बार नहीं कई बार मैंने उठा चुका हूं, अभी पिछले बार भी मैंने जब फडणवीस की सरकार बनी तो भी मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया और फडणवीस ने मांग किया, जब आपने मेरे चैनल पे देखा, उन्होंने मान्य किया कि हाँ 2019-2020 के लोग जो हैं वो हमारे उनको पूरा संरक्षण दे और उनको जल्द से जल्द घर दिया जाएगा। तो मैंने तो हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ी। इस तरह से मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं संजय निरुपम वो गलत है। नहीं, आमदार का काम सिर्फ विधानसभा में भाषण देना है क्या? बाकी बिल्डरों का काम करने के लिए तो आप नियमित तौर पर मुख्यमंत्री के पास फाइल लेके जाते हैं, ये सारे में फाइल लेके जाते हैं। बिल्डरों को धंधा करने के लिए तो व्यक्तिगत तौर पर आप जाते हैं, और जब गरीब लोगों की सेवा करनी है तो सिर्फ भाषण दे दिए काम हो गया? सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होता। आपको इनके पानी और बिजली के विषय पर सरकार के साथ बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि संजय निरुपम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो यशस्वी हो, इस दिशा में सरकार मदद करे। क्योंकि पानी मुझे नहीं चाहिए, मेरा एक भी झोपड़ा नहीं है डोंगर पे, मेरे किसी रिश्तेदार का भी झोपड़ा नहीं है। पानी वहां के गरीब लोगों को चाहिए और उनको पानी और बिजली दिलाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। और उस प्रयत्न में आमदार साहब मुझे मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने के बजाय मेरे साथ खड़े होने चाहिए। और ये कह के काम नहीं चलेगा कि हार गए तो उनके पास कुछ काम नहीं, काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम मानव सेवा होती है। मनुष्य की सेवा करने से बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता और उस सेवा का काम मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा।
मगर साहब जिस तरह से ये है, आप आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, ये आप अगर चाहें तो उसमें कानून में जिस तरह से कल आमदार साहब ने कहा भी कि आमदार ये सब मिलके कानून अगर बनाए तो कुछ हो सकता है, मगर केवल फॉर्म भराने से और ना करने से कुछ फायदा होने वाला है। ऐसा है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फॉर्म भराने की जरूरत तब पड़ी। फॉर्म भराने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने उस एजेंसी से मांग की कि मुझे ये सुविधा चाहिए, क्योंकि मैं यहां रहता हूं। जब तक कोई मांगेगा नहीं, वो एजेंसी कैसे देगी? तो सिर्फ मांगने के लिए एप्लीकेशन देना होता है। तो फॉर्म भराना मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है, वो बिजली सप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है उसका पहला कदम है। अगर आमदार साहब पढ़े लिखे हैं तो उसको महज एक फॉर्म भराना बोल के कह के काम नहीं चलेगा। कोई भी काम करना होता है, कोई भी सेवा चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन तो देना पड़ेगा ना। बगैर अपनी के एप्लीकेशन दिए, बगैर आवेदन दिए आपको कोई भी एजेंसी सेवा कैसे दे सकती है? और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा, मांग रहा है तो उसको देने की जिम्मेदारी आपकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए और इस देश में जो कानून है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझते हुए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। आप 10 साल से आमदार हैं, आपको इस प्रक्रिया का अगर ज्ञान नहीं है तो मुझे आप पे तरस आता है। उनको तो महापौर भी रह चुके हैं, उन्होंने उनका महापौर रहने के बाद भी प्रक्रिया नहीं समझ रहे तो कैसे कर सकते? 4 बार नगर सेवक भी रह चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी कोशिश, मगर इस तरह से आपने ये गंभीर और आरोप लगा उनको एजेंट और दलाल घोषित किया, ये भी कहां तक सही? हाँ, तो एजेंट और दलाल मैंने जो घोषित किया वो तो मैं चुनाव प्रचार के दरमियान बोलता था। उनका 2009 का, 2014 का और 2009 नहीं, 2014, 2019 और 2024 ये तीनों इलेक्शन में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बतौर उम्मीदवार जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनका पेशा क्या है, तो कमीशन एजेंट। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो कमीशन एजेंट के तौर पे। अब कमीशन खाना तो दलाली होती है ना। कमीशन शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है उसका हिंदी में अर्थ दलाली होती है। तो आप दलाल हैं, आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। ये मैंने आरोप नहीं लगाया है। आपने इलेक्शन कमीशन को अधिकृत तौर पर स्टैम्प पेपर पे जो एफिडेविट दिया है उसमें आपने खुद स्वीकार किया। मैंने तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको दिखाया था। फिर चाहिए फिर मैं ढूंढ लूंगा, कहने को पेपर सारे पड़े होंगे, दिखा दूंगा फिर से मैं। और वो पड़ा है पब्लिक डोमेन में, आप नेट पे जाएंगे मिल जाएगा आपको। मगर साहब वो माफिया की जो बात की है, उनके साथ में जो माफिया, उनके कुछ नाम तो बताइए। आप ऐसे डायरेक्ट माफिया बोल रहे हैं तो ऐसा चलता है क्या? तो जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी से बिजली लेके जो महंगी कीमत पर गरीब लोगों को बिजली सप्लाई कर रहा है, वह कानून के दायरे से बाहर जाके धंधा कर रहा है। और ये ऑर्गेनाइज्ड धंधा है, इसी को तो माफिया कहते हैं। बीएमसी का पानी लेकर के उसको महंगी कीमत पर बाकी लोगों को सप्लाई कर रहा है और ऑर्गेनाइज तरीके से सप्लाई कर रहा है, कानून के दायरे से बाहर निकल के सप्लाई कर रहा है, इसी को तो माफिया कहते हैं। और ऐसे तमाम जो पानी और बिजली के अवैध सप्लायर हैं, धंधे वाले लोग हैं, उन सब के साथ खड़े हैं, उन सब का संरक्षण करते हैं। चुनाव में उन सब ने इनको मदद किया है, उसका नाम सबको मालूम है, मैं क्यों बताऊं? आप आमदार हैं, आप बताइए ना। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है सर, जिस तरह से ये खबर चली तो आपके कुछ समर्थक लोग, जिस तरह से सुनील प्रभु साहब के भी समर्थक लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बाइट नहीं लिया, और ऐसे आज भी आपके भी समर्थक लोगों ने फ़ोन किया कि आप संजय निरुपम का बाइट नहीं लेकर के एक पक्ष के नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पत्रकार का धर्म होता है, वो बुलाए तो भी मैं जाता हूँ, आप बुलाए तो मैं, जब बुलाओगे तो मैं आऊँगा। मैं एक दर्पण की भूमिका अदा करता हूँ। अगर इस तरह से पत्रकार को एक पक्षी न्यूज या एक तरह से बोलते थे, इसके अपने जो समर्थक हैं उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अपने साथियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि पत्रकार मतलब एक संदेशवाहक होता है, मैसेंजर होता है, एक दूत होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसको निष्पक्ष तरीके से प्रेजेंट करे, लोगों के सामने प्रस्तुत करे। तो जो मैं कर रहा हूँ आप प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर जो आमदार साहब को कहना था उनने कहा, अपनी बात कही, और अब उन आमदार साहब ने जो गलत बातें कही उसके ऊपर जो मुझे कहना था मैं कह रहा हूँ, अधिकार है। तो आप पूरी तरह स्वतंत्र है और यही पत्रकारिता है और यही पत्रकारिता का धर्म है।
आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। हम इनके हाथ के नीचे एक प्रकार से मैं इनके शिष्य के समान हूं, एक छोटे भाई के समान हूं। इनके छाया में मैंने भी पत्रकारिता सीखी है और किया कि इतना तो मुझे समझ है कि इनके मार्गदर्शन में काम करने पे मुझे ये ज्ञान है कि पत्रकार एक दर्पण की भूमिका अदा करता है, वही मैं भूमिका अदा करता हूँ। हमारे लिए हम कोई पार्टी के पदाधिकारी न कार्यकर्ता है। मैं सभी अपने दर्शकों से और सभी हर पार्टी के नेताओं से और उनके पदाधिकारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस तरह के जो आरोप लगाते हैं, अगर एक पक्ष के नहीं हो तो मैं एक पक्ष के नहीं हूँ। जब भी आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपकी बात लेने के लिए, आपकी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अगर जो इस तरह की जैसा कि संजय निरुपम साहब ने कहा, मुझे बुलाया और मैंने भी उनका प्रतिक्रिया लेने के लिए आया। सुनील प्रभु साहब ने कहा, मैं उनकी भी बातें रखे। बाकी जनता जनार्दन उसका फैसला करेगी, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या है, वो जनता उसको घोषित करेगी। पत्रकार कोई जज नहीं हो सकता। पत्रकार एक दर्पण की भूमिका अदा करता है। वही मैं अपनी सच्ची पत्रकारिता जितना मुझसे हो सकता है कि मुझे बात करनी चाहिए, समस्या पे गौर, वो समस्या की मैं मुद्दों पे जाता हूं कि चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या शासन प्रशासन नेताओं और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, ताकि वो समस्या का निदान हो सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।